हाय दोस्तों, लेके आया हूँ मैं IBO 6 जो हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 9 जो है उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ठीक है, जानेंगे कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और कई सारी और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी। एंड दोस्तों, इसका जो पहला पार्ट था वो था आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का, जो कि ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पर। तो आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी स्क्रीन पर एक आई का ऑप्शन होगा, आई बटन होगा, उस पर भी क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, क्योंकि ये पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड पेपर में आने के इसके 100% चांसेस हैं। तो आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझना, वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू वंस अगेन, वी हैव टू अचीव 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड उसके लिए सिर्फ एक ही आपका काम हो सकता है, वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू फोकस ऑन आवर स्टडी। ठीक है, एंड आई एम सो सॉरी फॉर डिलेइंग ऑल द वीडियोज़, बट नाउ आई ट्राई टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है, एक्सप्लेन करिए। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन एक्सपोजर, एक्सप्लेन। तो जिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है इस टॉपिक को, आई रिक्वेस्ट देम कि आप अभी वीडियो पॉज करके और एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस इस पे आप लिखिए, ट्राई कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है इस टॉपिक को, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना। और वीडियो एंड होने तक आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाने चाहिए। यू डोंट हैव टू गिव अ सेकंड थॉट अबाउट इट। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम से हम शुरू करते हैं, जानते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में। तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग एक्सपोजर, ये पॉइंट याद रख लीजिए। ट्रांसलेशन एक्सपोजर को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है अकाउंटिंग एक्सपोजर। तो क्या होता है ये? तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रिस्क that a firm faces as a result of the need to translate financial statements prepared in one currency into statements in another currency। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है बेसिकली ये मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू फेस होता है, और ये उस रिस्क को रेफ़र करता है जो कि एक फर्म को फेस करनी पड़ती है जब वो ट्रांसलेट करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि प्रिपेयर्ड होती है एक करेंसी में, और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है आपकी दूसरी करेंसी में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर और यू कैन से अकाउंटिंग एक्सपोजर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट अ फर्म फेसेस as a result of the need to translate financial statements prepared in one currency into statements in another currency। तो ट्रांसलेट करना है आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो कि एक पर्टिकुलर करेंसी में प्रिपेयर्ड होते हैं, और आपको दूसरी पर्टिकुलर करेंसी में क्या करना है, उनको चेंज करना है। मान लीजिए आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो था US डॉलर में, और नाउ आपको रुपीज़ में उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो जब आप एक करेंसी से दूसरे करेंसी में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करेंगे, तब जो रिस्क आपका उस टाइम पर ऑकर होता है वो कहलाता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है? वो रिस्क जो कि एक फर्म को फेस करना होता है जब भी उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना होगा एक करेंसी से दूसरी करेंसी में। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट डायग्राम। तो सेकंड डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सो ट्रांसलेशन एक्सपोजर पर्टिकुलरली ट्रू फॉर MNCs। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है आपका? बेसिकली आप जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उन्हीं को फेस करना होता है। आपकी कोई भी डोमेस्टिक कंपनी को ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर फेस नहीं करना होता है। सेम एज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर भी एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को ही फेस करना होता है। एंड ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द मल्टीनेशनल कंपनीज आर लीगली रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट देयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द ईयर।
तो बेसिकली अगर बात करें जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका बिजनेस कई अलग अलग कंट्रीज़ में होता है जहां पर अलग अलग करेंसीज फॉलो होती हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी उनका प्रॉफिट होता है, जो भी उनकी एसेट्स की वैल्यू होती हैं या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू होती हैं, उन्हें अपनी पर्टिकुलर जो पेरेंट कंपनी की लोकेशन होगी उसकी करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, जस्ट टू शो द एक्चुअल यू नो प्रॉफिट और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो इस वजह से जो आपका रिस्क अकर होता है वो होता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। अगेन जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है आपका, ये भी फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस की वजह से होगा, क्योंकि जो वैल्यू होगी एक करेंसी की इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, वो डिपेंड करेगी उस करेंसी के एक्सचेंज रेट पर, ठीक है। तो करेंसी का एक्सचेंज रेट जो होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब आपके स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट किया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा आपका जो एक्सचेंज रेट है वो क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, और उस एक्सचेंज रेट में डिफरेंस की वजह से जो भी आपका अमाउंट में वेरिएशन आएगा, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर होगा, ठीक है। तो एक बार इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसलेशन एक्सपोजर बेसिकली आपका एक मल्टीनेशनल कंपनी फेस करती है, एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनको एट द एंड ऑफ द ईयर अपना फाइनेंशियल रिजल्ट क्या करना होता है, कंसोलिडेट करना होता है, और ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है। दे हैव टू डू इट एट एनी हाउ, ये उनकी चॉइस नहीं होती, ठीक है। Now the second point in this diagram is translation exposure pose serious problems for the parent company। तो अगर बात करें तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर जो है वो पेरेंट कंपनी के लिए एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो जो पॉइंट आपको इस डायग्राम में ध्यान रखने हैं वो ये हैं कि जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है वो मल्टीनेशनल कंपनीज फेस करती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लीगली आपकी कंपनीज होती हैं उन्हें एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को कंसोलिडेट करना पड़ता है, और इसीलिए जो पेरेंट कंपनी है उसको ट्रांसलेशन एक्सपोजर फेस करना पड़ता है। तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ डायग्राम। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम। सो इस डायग्राम में आपकी एक पेरेंट कंपनी है जो कि यूएसए की है, और इसके अलावा 4 सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं। तो जो हमारी सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं, या आप बोल सकते हो उस पेरेंट कंपनी जो कि यूएसए की है उसकी ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस हैं या 4 सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं ABCD नाम से, और ये चारों जो कंपनीज़ हैं आपकी सब्सिडियरी कंपनीज़, ये अलग अलग आपकी कंट्रीज़ में बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी A इज़ रनिंग इट्स बिजनेस इन इंडिया, कंपनी B इज़ रनिंग इट्स बिजनेस इन जापान, जो सब्सिडियरी कंपनी C है दैट इज़ रनिंग इट्स बिजनेस इन इंग्लैंड, एंड सब्सिडियरी कंपनी D इज़ रनिंग बिजनेस इन कनाडा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूएसए में जो करेंसी आपकी चलती है दैट इज़ US डॉलर, इंडिया में आप रुपीज़ में डील करेंगे, जापान में आप येन में करेंगे, इंग्लैंड में आप बेसिकली पाउंड में करेंगे, और कनाडा में आप कैनेडियन डॉलर में करेंगे। तो चारों आपकी जो यू कैन से इवन पांचों जो आपकी कंट्रीज़ हैं उन सब में करेंसीज अलग अलग होंगी। तो आपकी जो पेरेंट कंपनी है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जस्ट टू नो द प्रॉफिट पोजीशन एंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो वो क्या करेगी, जो आपकी चारों सब्सिडियरी कंपनी होंगी आपकी ABCD, उनके प्रॉफिट को और उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को वो US डॉलर में कन्वर्ट करेंगी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, अगर मान लीजिए एक्सचेंज रेट में काफ़ी वेरिएंस होगा, डिफरेंस होगा, तो जो आपकी पोजीशन शो होगी उस पर्टिकुलर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो एक्यूरेट नहीं होगी। उससे हो सकता है या तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखे या तो प्रॉफिट कम दिखे। तो नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर कितना रिस्की होता है, और क्यों एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को इसको कंसीडर करना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए अब थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। अभी तक मैंने आपको डायग्राम्स दे दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, एंड अगर आपने डायग्राम भी अच्छे से समझ लिए तो आई कैन गारंटी यू आप एटलीस्ट 2 पेजेस तो इससे भर सकते हैं, ठीक है।
तो नाउ विल रीड अबाउट द ट्रांसलेशन एक्सपोजर मोर। सो नाउ पहला पॉइंट हम देखेंगे अपना ट्रांसलेशन एक्सपोजर का। तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर इज द रिस्क दैट अ कंपनीज इक्विटीज, एसेट्स, liabilities or income will change in value as a result of exchange rate changes। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से क्या हो सकता है, आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर अकर होता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर बेसिकली उस रिस्क को डिनोट करता है जो कि एक कंपनी को फेस करनी पड़ती हैं ड्यू टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटीज, एसेट्स, लाइबिलिटीज और इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस। यानी कि एक्सचेंज रेट में चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, जो भी आपका चेंज आता है इन दी वैल्यू ऑफ कंपनीज इक्विटी, एसेट्स, लाइबिलिटी और इनकम, वो रिस्क आपका कहलाता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर वो रिस्क होता है जो कि एक कंपनी को फेस करना पड़ता है, और जिसमें क्या होता है, जो कंपनी के इक्विटीज़ होते हैं, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं या इनकम होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से। आई एम श्योर दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी, तो एक लाइक बटन पे तो हिट बनता है दोस्तों। ठीक है, एंड अब पढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर अकर्स व्हेन अ फर्म डिनोमिनेट्स अ पोर्शन ऑफ इट्स इक्विटीज, assets, liabilities or income in a foreign currency, and it's also known as accounting exposure। तो जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था, ट्रांसलेशन एक्सपोजर को एक और नाम से जानते हैं जो कि कहलाता है अकाउंटिंग एक्सपोजर, और ये अकर इसलिए होता है या तब होता है जब कोई फर्म अपने इक्विटीज़ के पर्टिकुलर पोर्शन को, एसेट्स, लाइबिलिटी या इनकम के पोर्शन को क्या करती है, फॉरेन करेंसी में डिनोट करती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ट्रांसलेशन एक्सपोजर तब अकर होता है जब एक मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, अपने एसेट्स या लाइबिलिटीज़ या इनकम या इक्विटीज़ को फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है वो ये कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर को अकाउंटिंग एक्सपोजर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप बोथ द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। नाउ जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, इट सेज accountants use various methods to insulate firms from these types of risk, such as consolidated techniques for the firm's financial statements and the use of the most effective cost accounting evaluation procedures, and in many cases this exposure will be recorded in financial statement as an exchange rate gain or loss। तो बात करें तो जो अकाउंटेंट्स होते हैं आपके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनीज़ के, तो कई सारे मेथड्स वो यूज़ करते हैं जस्ट टू इंसुलेट, मतलब आपकी फर्म की पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए इन पर्टिकुलर रिस्क से। ठीक है, जैसे कि कुछ टेक्निक्स की अगर बात करें तो हो सकती है इट कैन बी अ कंसोलिडेटेड टेक्निक्स फॉर द फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कई सारी कॉस्ट अकाउंटिंग एवेल्युएशन प्रोसीजर्स भी क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं जस्ट टू safeguard a particular company from this particular exposure। ट्रांसलेशन एक्सपोजर से बचाने के लिए कई सारी आपकी क्या होती हैं, कंपनीज टेक्निक्स फॉलो करते हैं जो कि आपकी हो सकती है कंसोलिडेटेड टेक्निक, और इट कैन बी अ कॉस्ट अकाउंटिंग एवेल्युएशन प्रोसीजर, और कई सारी और भी आपकी अब स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि फॉलो की जाती हैं। विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4 कहता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर इज मोस्ट एविडेंट इन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिंस अ पोर्शन ऑफ देयर ऑपरेशंस एंड एसेट्स विल बी बेस्ड इन अ फॉरेन करेंसी। तो जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है ये बेसिकली कौन फेस करती हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से मल्टीनेशनल कंपनीज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनका पर्टिकुलर पोर्शन होता है ऑपरेशन का, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, वो फॉरेन करेंसी में बेस्ड होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि एक्सचेंज रेट में कोई भी अगर फ्लक्चुएशन आता है और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपको फाइनेंशियल्स अपना रिजल्ट कंसोलिडेट करना है अपनी पेरेंट कंपनी की करेंसी में, तो ये रिस्क ज़रूर होगा, अगर आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर फेस ज़रूर करना पड़ेगा उस मल्टीनेशनल कंपनी को। नाउ दोस्तों अब पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे हम। तो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड फोकस ऑन दिस।
Translation exposure can also affect companies that produce goods or services that are sold in foreign markets even if they have no other business dealings within that country. तो गाइस ट्रांसलेशन एक्सपोजर आपकी सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज को ही नहीं, उन कंपनीज को भी अफेक्ट करेगा जो कि या तो कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, मतलब बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट बनाती हैं या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उसको क्या करती हैं, फॉरेन मार्केट में अवेल कराती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है वो कोई और बिजनेस ना करती हो उस पर्टिकुलर कंट्री में, फिर भी उनको क्या है, ट्रांसलेशन एक्सपोजर फेस करना पड़ेगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि जो भी आपकी कंपनीज क्या करती हैं, प्रोडक्ट को बनाती हैं या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फॉरेन मार्केट में, उनको भी ट्रांसलेशन एक्सपोजर फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो यू शुड कीप दैट पॉइंट इन माइंड। नाउ पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे तो इन ऑर्डर टू प्रॉपरली रिपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल सिचुएशन, the assets and liability for the whole company need to be adjusted into the home currency, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है, अगर बात करें ट्रांसलेशन एक्सपोजर की, तो जब भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग कंट्रीज़ में डील करती हैं तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को प्रॉपरली रिपोर्ट करने के लिए वो क्या करती हैं, अपनी जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं पूरी कंपनी की, उसको एडजस्ट करती हैं अपनी होम कंपनी की करेंसी में, ठीक है। तो होम कंट्री की जो आपकी करेंसी है, जब उसमें वो ट्रांसलेट करती हैं उस पर्टिकुलर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को, तब आपका फेस करना पड़ता है उन्हें एक रिस्क जो कि हो जाता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर रिस्क। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 से, सिंस एन एक्सचेंज रेट कैन वेरी ड्रामेटिकली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दिस अननोन और रिस्क क्रिएट अकाउंटिंग एक्सपोजर। तो जब भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन एग्जैक्टली रिपोर्ट या प्रॉपरली रिपोर्ट करने के लिए अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटी को होम कंट्री की करेंसी में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है या ट्रांसलेट करना पड़ता है, एंड उस टाइम पर जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो वो आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या फिर आप बोल सकते हो अननोन या रिस्क जो आपका फेस करना पड़ता है एक मल्टीनेशनल कंपनी को, वो आपका अकाउंटिंग एक्सपोजर होता है या फिर ट्रांसलेशन एक्सपोजर आप बोल सकते हो उसको। So this risk is present whether the change in the exchange rate cause the value of assets to go up or down। और आपका जो ये रिस्क है ट्रांसलेशन एक्सपोजर का, ये कंपनी को फेस करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी एक्सचेंज रेट की वैल्यू अप हो या फिर डाउन जाए। अगर अप होगी तो ऑब्वियस ही बात है आपको लॉस होगा, डाउन होगी तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता वेदर आपको इस ट्रांसलेशन एक्सपोजर से प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग कंट्रीज़ में डील करेगी तो उसे जब भी अपनी ट्रांसलेट करनी होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन दी home country's currency, then they have to face this particular exposure which is translation exposure or accounting exposure। I'm sure दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, और आपको मैं बता दूं दोस्तों, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप अदर सब्जेक्ट्स लाइक IBO1, IBO2, IBO3, IBO4, IBO5 की वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड कर दी हैं, सो आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा सारी वीडियोस से आप गो थ्रू हो जाएं जल्द से जल्द और अपने टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में। सो द रिस्क ऑफ लॉस दैट माइट अराइज ड्यू टू चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, रेवेन्यू, एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स इज़ नोन एज ट्रांसलेशन एक्सपोजर। तो इस तरीके से भी आप ट्रांसलेशन एक्सपोजर को डिफाइन कर सकते हैं। You can say that कि the risk of loss that can arise due to changes in the value of stock, revenue, assets or liabilities of a business। तो foreign exchange rate के movement की वजह से जो भी आपका loss एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म को फेस करना होता है ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, रेवेन्यू, एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस, वो आपका कहलाएगा ट्रांसलेशन एक्सपोजर या फिर अकाउंटिंग एक्सपोजर।
Now, the point number 2 says the business has translation exposures when some of its stocks, revenue, assets or liabilities are denominated in a foreign currency. तो ऐसा जो रिस्क है एक मल्टीनेशनल कंपनी को तब फेस करना होता है जब वो क्या करती है, अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज, स्टॉक्स या रेवेन्यू को डिनोमिनेट करती है फॉरेन करेंसी में, ठीक है। और अपने अकाउंटिंग पर्पस की वजह से व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू, दे आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट बैक the financial statement which is already denominated in a foreign currency into its base currency. Now, point number 3 says all firms generally must prepare consolidated financial statements for reporting purpose. तो जितनी भी organizations होती हैं, जितनी भी firms होती हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करना पड़ता है। एंड द कंसोलिडेशन प्रोसेस फॉर मल्टीनेशनल्स entails translating foreign assets and liabilities or foreign statements of foreign subsidiaries from foreign to domestic currency। और उस पर्टिकुलर आपका जो भी कन्वर्जन होता है या कंसोलिडेशन होता है, उस प्रोसेस में क्या करना पड़ता है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं अपने भी फॉरेन जो एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके सब्सिडियरी कंपनीज़ के, उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है इनटू दी होम कंट्रीज करेंसी। और तब जाकर आपका एक रिस्क अराइज हो जाता है जो कि होता है ट्रांसलेशन रिस्क और अकाउंटिंग एक्सपोजर, ठीक है। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए और आप देख सकते हैं कि आपने अगर फर्स्ट 3 डायग्राम्स अच्छे से समझ लिए तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करनी है, आंसर में ऑलमोस्ट आपको सेम चीज़ ही डिपेक्ट करानी है, राइट। सो द पॉइंट इज whatever you are learning, whatever you are watching, just try to understand। अपने आंसर्स की लेंथ बढ़ाने के लिए you are just supposed to change few sentences, few words and द मीनिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो चलिए लास्ट 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं एंड इसके बाद ये वीडियो ख़त्म करेंगे यहाँ पे, और फिर मैं नई वीडियो लेके आऊँगा आपको आगे इकोनॉमिक एक्सपोजर के बारे में, और हम फिर डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजीज़ टू डील विद ट्रांसलेशन एंड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर्स, ठीक है। तो अब बात करेंगे ट्रांसलेशन एक्सपोजर अराइज क्यों होते हैं, क्यों ट्रांसलेशन एक्सपोजर या अकाउंटिंग एक्सपोजर होते हैं। तो ट्रांसलेशन और अकाउंटिंग एक्सपोजर अराइजेस बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन companies which are typically stated in foreign currencies need to be restated or translated in terms of the currency of the parent। तो हमने ये पढ़ा कि जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है वो इसलिए अकर होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो आपकी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनको अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रिपेयर करनी होती है। और जो भी उनकी सब्सिडियरी कंपनीज होती हैं जो कि अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को फॉरेन करेंसी में आपकी रिफ्लेक्ट करती हैं, शो करती हैं या बनाती हैं, उनको क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है पेरेंट कंपनी की होम कंट्री करेंसी में। तो उस टाइम पर क्या होता है, ट्रांसलेशन एक्सपोजर अराइज हो जाता है। और अगर बात करें तो ट्रांसलेशन क्यों किया जाता है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि फॉरेन करेंसी में आपके डिनोटेड होते हैं या डिनोमिनेटेड होते हैं, उनका मेन पर्पस क्या है ट्रांसलेशन का, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो मेन पर्पस होता है आपका जो ये ट्रांसलेट करना जो होता है अपने एसेट्स या अपनी लाइबिलिटीज़ को या फिर अपनी इक्विटीज़ को या फिर यू कैन से अपने रेवेन्यूज़ को या अपने स्टॉक्स को, तो उनका रीज़न यही होता है कि दे हैव टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो कि क्या है आपकी एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है फॉर एनी मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। तो आई एम श्योर दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड दैट्स द ओनली वे टू नो कि आपको ये वीडियो पसंद आई। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी नई जो वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू क्या कर सके, अपने पेपर्स अच्छे कर सकें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई थैंक यू अ लॉट। बाय बाय।